रघु अपनी माँ कौशल्या के साथ एक छोटे से घर में रहता था और घर का खर्च चलाने के लिए जमींदार के खेतों में खेती का काम किया करता था। रघु के सभी दोस्तों की शादी हो चुकी थी। इसी वजह से रघु की माँ कौशल्या भी रघु की शादी के लिए बहुत चिंतित रहती थी। रघु, पंडित जी तेरे लिए एक बहुत ही अच्छी लड़की का रिश्ता लाए हैं। नाम है कमला। मुझे तो बड़ी पसंद आई। एक बार तू भी उसकी तस्वीर देख ले, फिर पंडित जी लड़की वालों से बात कर लेंगे। रघु बेटा, लड़की वालों के पास दहेज में देने के लिए कुछ भी नहीं है। बेचारे बहुत गरीब हैं। पर हाँ, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ कि लड़की बहुत सुंदर है, सुशील है, बहुत ही गुणवती है। पंडित जी लड़की अगर माँ को पसंद है तो मुझे भी पसंद है। और बाकी रही बात दहेज की, तो हमें कुछ नहीं चाहिए। पर आप भी लड़की वालों से कुछ मत छुपाना। पंडित जी, आप भी उनको बोल देना कि मैं जमींदार साहब के खेतों में काम करता हूँ और रोजाना का ही थोड़ा बहुत कमाता हूँ। हाँ हाँ बेटा, मैंने उन्हें बोल दिया है। उन्हें इस बात से कोई एतराज नहीं है। मैं आज ही लड़की वालों से बात करके सारी खबर देता हूँ। पंडित जी लड़की वालों से बात करते हैं और फिर रघु और कमला की शादी तय हो जाती है। बहन जी, अगर आपको एतराज ना हो तो हम बच्चों की शादी खेत में कर सकते हैं। क्योंकि हमारे पास तो हमारे खेत की जमीन ही अपनी है, जहाँ पर हम शादी कर सकते हैं। हाँ हाँ भाई साहब, कोई बात नहीं। जैसा आपको ठीक लगे आप वैसा ही करो। अगर आपको इस काम में सहूलियत है तो हम बच्चों की शादी खेत में ही करेंगे। आप खेत में ही शादी का प्रबंध कर लो। बस अब हम भी जल्द ही बारात लाने की तैयारी करते हैं। मैं आप सबके लिए मिठाई लाती हूँ। कमला और रघु की शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। सब लोग रघु की शादी में पहुंचते हैं और शादी की व्यवस्था खेत में देखकर बाराती बातें बनाने लगते हैं। ये लो, कर लो बात। खेत पे कौन शादी करता है? शादी के लिए तो धर्मशाला, बड़े बड़े विवाह स्थल होते हैं। पर खेत पे तो शादी पहली बार देखिए। क्या लड़की वाले इतने गरीब है? लगता तो ऐसा ही है। अरे रघु भी कौन सा अमीर है, जमींदार साहब की खेत में मामूली सा नौकरी तो है। अब उसे भी कौन सा पैसे वाले घर की लड़की मिलने वाली थी। ये तो उसकी किस्मत है जो उसकी शादी हो गई, वरना कुंवारा ही रहता। रघु ने बारातियों की बातों को सुन लिया, तो बारातियों का मुंह चुप करा दिया। मैं जानता हूँ आप सभी बाराती मेरे साथ मेरी खुशी में शामिल होने के लिए आए हैं। आप सब ने मेरी शादी में आकर मेरा मान बढ़ाया है। और आप सब में से कुछ लोग ऐसे हैं जो मेरी शादी को लेकर कुछ ज्यादा ही चिंतित हैं। मैंने आप सब में से कुछ लोगों को बातें करते हुए सुना है, जिन्हें इस बात से परेशानी हो रही है कि शादी खेत में हो रही है तो वो अभी बस पकड़कर वापस गांव जा सकते हैं। पर जाते जाते खाना जरूर खाकर जाना। अरे अरे रघु बेटा, हमें कोई परेशानी नहीं है। अरे, कमला बेटी के परिवार वालों ने शादी के बहुत अच्छे इंतजाम किए भाई। ऐसा लग ही नहीं रहा कि शादी खेत में हो रही है कि नहीं? किसी और को परेशानी है तो वो यहाँ से जा सकता है भाई। तुम सब बातों पर ध्यान मत दो बेटा। हाँ, हम जो है हम सब तुम्हारे साथ है बेटा। हाँ। जिन्होंने थोड़ी देर पहले बात की थी उनका मुंह चुप हो गया और फिर रघु और लम्बा से है आना भी कमला, मेरे से शादी के बाद तुम खुश तो होना। मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हें कभी भी किसी चीज की कोई कमी ना होने दो। मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे आप पति के रूप में मिले। मैं जानती हूँ आप मुझे किसी चीज की कभी कोई कमी नहीं होने दोगे। ये तो मैंने शादी के फंक्शन में ही देख लिया था, जब आपने बारातियों के सामने हमारा मान बढ़ाया था। रघु और कमला भी बात कर ही रहे थे कि तभी कौशल्या आ जाती है। कमला बहू, कल तुम्हें मायके जाना है पग फेरे की रस्म के लिए। तुम्हारे पिताजी कह रहे थे कि तुम्हारे चाचा का बेटा तुम्हें लेने के लिए आएगा। फिर उसके बाद शाम के समय रघु तुम्हें वापस ले आएगा। अगले दिन कमला अपने भाई के साथ पग फेरे की रस्म के लिए मायके आ जाती है। शाम को कमला की सहेली उषा उसे मिलने आती है और दोनों सहेलियां आपस में बातें करने लगती हैं। कमला को पता ही नहीं चलता कि जो बातें वो अपनी सहेली से कर रही है, उसे दरवाजे के पास खड़ा रघु, जो उसे लेने आया था, सुन चुका है। तो रघु चीचा जी को कह देना ना कि तुझे पहाड़ों पर ले जाए। तेरा तो बहुत मन था कि शादी के बाद तू हनीमून के लिए पहाड़ों पर जाए। तो अपने दिल की बात कह देना। क्या पता वो तेरी बात मान ही ले। नहीं नहीं उषा, पहाड़ों पर जाने का बहुत खर्चा है। मैंने सुना है बहुत सारे पैसे चाहिए पहाड़ों पर घूमने के लिए। आने जाने का किराया, रहने के लिए होटल, क्या कमरे का खाना पीना बहुत महंगा है। और तू जानती है रघु जी के पास भी इतने पैसे नहीं है कि हम ऐसे महंगी जगह पर घूमने जा सके। इसलिए मैं सोच रही हूँ कि अपने मन की बात मन में ही रहने देती हूँ। चल, कोई बात नहीं। तेरा ये सपना सपना ही रह गया।
कमला का उतरा हुआ चेहरा रघु देख चुका था। तभी कमला की नजर रघु पर पड़ती है। उसे नहीं पता था कि रघु सब कुछ सुन चुका है और रघु भी कुछ ऐसा ही बर्ताव करता है। अरे, आप कब आए? बस अभी आया। आप दोनों बातें करो, मैं चाची जी को बोलकर चाय लेकर आती हूँ। कुछ देर सबके साथ बैठकर रघु कमला के साथ घर लौट आता है। पर रघु के मन में वही बात घूम रही थी। रघु चाहता था कि वो कमला का सपना पूरा करे, उसे पहाड़ों पर हनीमून के लिए ले जाए। रघु जानता था कि वो जमींदार के खेतों में खेती करके इतनी जल्दी इतने सारे पैसे नहीं कमा सकता। इसलिए उसने एक बार रिस्क लेकर फिर से कुश्ती लड़ने के लिए एक प्रतियोगिता में भाग लिया। अरे रघु, तो फिर से कुश्ती प्रतियोगिता में भाग क्यों लेना चाहता है रे? जबकि तू जानता है कि कुश्ती लड़ने से तेरे पेट में दर्द होता है यार। मोहन, मुझे ढेर सारे पैसे चाहिए। मुझे तेरी भाभी का सपना पूरा करना है यार। उसे पहाड़ों पर हनीमून के लिए लेकर जाना है, इसलिए मैंने कुश्ती प्रतियोगिता में नाम लिखवाया है। बस कल मैं प्रतियोगिता जीत जाऊंगा और कमला का सपना पूरा करूंगा। अगले दिन रघु कुश्ती की प्रतियोगिता में भाग लेता है और प्रतियोगिता जीत जाता है। वो इनाम की धनराशि तो जीत जाता है, पर उसका वो एक दर्द फिर से शुरू हो जाता है। रघु का दोस्त उसे अस्पताल लेकर जाता है। कमला और कौशल ये दोनों अस्पताल पहुंचते हैं। उन्हें भी सारी बात पता चल चुकी थी। आपने मेरा सपना पूरा करने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी। चाहिए, मैं आपसे बात नहीं करूंगी। कमला, मुझे जो समझ में आया मैंने वो किया, पर अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। देखो, डॉक्टर साहब क्या कह रहे हैं। घबराने की कोई बात नहीं है। रघु बिल्कुल ठीक है। बस ध्यान रहे कि अब कुश्ती प्रतियोगिता नहीं करनी। समझ गए? जी डॉक्टर साहब, अब तो मैं कान पकड़ता हूँ, कभी नहीं करूंगा। तूने तो हमें डरा दिया था रघु। आज के बाद ये सब बिल्कुल मत करना। हाँ हाँ, नहीं करूंगा। अच्छा, अब पहाड़ों पर हनीमून के लिए तैयारी कर लो। मैंने बस की टिकट बुक कर दी है माँ। हम लोग एक हफ्ते बाद पहाड़ों पर घूमने के लिए जा रहे हैं। हाँ हाँ, जरूर जाओ मेरे बच्चों। खूब घूम फिर कर आना, खूब मजे करना, दोनों सदा खुश रहो। कुछ देर बाद रघु अस्पताल से घर आ जाता है और एक हफ्ते बाद रघु और कमला पहाड़ों पर हनीमून के लिए निकल जाते हैं। कमला बहुत खुश। पंडित जी, मैं चाहती हूँ कि मैं अपने दोनों बेटों की शादी एक साथ कर दूं। बड़ी मुश्किल से तो दोनों का रिश्ता तय किया है आपने। पंडित जी, माँ ने बिल्कुल सही कहा। रिश्ता ढूंढते ढूंढते इतना टाइम लग गया कि छोटे वाले भाई की भी उम्र निकलती जा रही है शादी की। आप लोगों ने मुझे पहले बताया ही नहीं। अगर मुझे एक बार खबर कर देते तो मैं उसी वक्त शादी तय कर देता दोनों की। मेरे पास तो रिश्तों का भंडार पड़ा रहता है। और पंडित जी, आपके पास भंडार पड़ा रहता है, वो तो हमें पता है। लेकिन मेरे दोनों बेटों की शादी इस वजह से नहीं हो रही थी क्योंकि ये दोनों चाहते थे कि जब तक ये अपने पैरों पर ना खड़े हो जाए तब तक शादी नहीं करेंगे। हाँ पंडित जी, नौकरी मिलने में इतना टाइम तो लगा, लेकिन जब नौकरी मिली तब हम दोनों की नौकरी एक साथ एक ही दिन लग गई। हम दोनों एक बहुत ही बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करने लगे। जब अभी तक सारे काम हम दोनों भाइयों के एक साथ ही हुए हैं, तो शादी भी एक ही दिन रख लेते हैं। खर्चा भी बच जाएगा और बार बार लोगों को बुलाने का झंझट भी नहीं होगा। चलो ठीक है, मैं एक ही तारीख निकाल देता हूँ। फिर आपको बताता हूँ। अच्छा, इतना कहकर पंडित जी चले गए। इधर अजय और विजय दोनों ही पंडित जी का इंतजार करने लगे क्योंकि दोनों का ही शादी करने का बड़ा मन था। यार विजय, एक हफ्ता निकल गया, पंडित जी ने अभी तक शादी की डेट नहीं बताई। अब यही तो मेरी समझ में भी नहीं आ रहा है। आज अगर पंडित जी ने शादी की डेट फिक्स नहीं की तो हम लोग उन्हें खुद फोन कर लेंगे या फिर उनके घर चलेंगे। तब अचानक पंडित जी वहां पर टपक पड़े। अजय और विजय तुरंत पंडित जी की तरफ भागे। अरे क्या कर रहे हो पंडित जी? एक हफ्ता हो गया, अभी तक आपने कोई डेट डिसाइड नहीं की। अरे बेटा, शादी की शुभ तारीख निकालना कोई बच्चों का काम नहीं है। खैर परेशान मत हो, मैंने शादी की डेट डिसाइड कर ली है। अगले महीने की 5 तारीख को तुम दोनों की शादी है। बधाई हो। इतना सुनते ही अजय और विजय खुशी से नाचने लगे। उनके माँ बाप ये देखकर बहुत खुश हो रहे थे। अभी तो ये दोनों बहुत खुश हैं, लेकिन इन्हें नहीं पता कि शादी के बाद ये खुशियां इनसे छिनने वाली है। आपकी कहने का क्या मतलब है? शादी के बाद आपकी जिंदगी बर्बाद हो गई मेरे साथ? तो इसी तरह की खट्टी मीठी नोक-झोंक के बाद वो दिन आ ही गया जब अजय और विजय की शादी राधिका और निहारिका से होने वाली थी। लेकिन राधिका और निहारिका ने एक जिद ठान रखी थी। भैया, आप लोगों ने जहाँ भी हमारा रिश्ता फिक्स कर दिया, हम लोगों ने हाँ कर दी। लेकिन अब आप लोगों को भी हमारी एक बात माननी पड़ेगी। हाँ बोलो बहनों, मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करूंगा। अरे बताओ तो क्या चाहिए? भैया, मैंने और राधिका दीदी ने मिलकर ही डिसाइड किया है कि हमारी विदाई डोली में होगी, ना कि किसी कार में।
जैसे पुरानी फिल्मों में दिखाते हैं ना, दुल्हन डोली में बैठकर जाती है और उसमें के दोनों भाई डोरी पकड़ कर उठाते हैं। ये वाला माहौल देखने के लिए तो हमने शादी के लिए हाँ किया है। अरे तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं कहीं ना कहीं से आज डोरी का इंतजाम करके ही आऊंगा। तुम दोनों जाओ कहीं से भी डोरी ढूंढ कर लाओ। तुम्हारे पिता ने बिल्कुल सही कहा बच्चों, अपने बहनों की कम से कम ये ख्वाहिश तो पूरी कर ही सकते हो। उसी वक्त ही राधिका और निहारिका के दोनों भाई बाजार निकलते। आजकल के टाइम पर डोरी मिलना लगभग नामुमकिन था, लेकिन किसी भी तरह उन्होंने बहुत दूर किसी गांव में बड़ी मुश्किल से एक डोरी ढूंढ निकाली। भाई साहब हम बहुत दूर से आए, पूछते पूछते हम आप तक पहुंचे। हमारी दो बहनों की शादी एक साथ है और उनकी ये तमन्ना है कि उनकी विदाई डोरी में हो, लेकिन आपके पास तो सिर्फ एक ही डोरी है। अरे ऊपर वाले का धन्यवाद करो कि मेरे पास एक डोरी अभी बची हुई है। आजकल के टाइम पर लोग बड़ी बड़ी गाड़ियों में बाहर तो जाते हैं भाई। भैया बड़ी मुश्किल से हमें एक डोरी मिली है, चलो ये लेकर चलते हैं। ये डोरी मैंने बहुत ही अच्छी कारीगरी करके बनाई है। जैसे दो मंजिला बसें होती है ना, ये डोरी भी वैसे ही है। इसमें ऊपर अपनी एक बहन पर बैठा देना और नीचे दूसरी बहन पर बैठा देना। अरे भाई साहब ये तो आपने कमाल ही कर दिया। तो इस तरह अजय और विजय को दो डोली तो नहीं, लेकिन एक डोली ऐसी मिल गई जिसमें दोनों बहनें या फिर होने वाली देवरानी जेठानियां बैठ सकती थी। रात में अजय और विजय की बारात आ गई और शादी की सभी रस्म चलने लगी। लेकिन जब सुबह बारी आई विदाई की, तब बाहर सिर्फ एक डोली ही थी। ऊपर निहारिका को बिठाया गया और नीचे राधिका को। अरे दीदी ये कैसा मजाक है, ऊपर मैं और नीचे आप, ऐसा तो आज तक कभी सुना ही नहीं। अरे बहन मेरे वजन से तो डोरी का बुरा हाल हो जाएगा, अच्छा है कि ऊपर तू बैठी है। मैं ऊपर बैठती तो मेरे वजन से पूरी डोरी पलट जाती। अरे भाई ये क्या बताई है, ऊपर फेवरानी नीचे जेठानी। अरे कहीं डोली ने ऊपर वाली को गिरा दिया तो। अरे भाई डोली को तो जिम भेजना पड़ेगा है। एक साथ दो दो बहुओं का वजन कैसे उठाएगी। हाँ सोचो तो डोली कर लो अभी, बाद में जब मैं इस घर की मालकिन बनूंगी तब सबकी खबर लूंगी। अरे भाई आज तो हमारी शामत आ जाएगी, हमारी छोटी बहन ऊपर बैठी है, अगर धोखे से नीचे गिर गई तो। सही कह रहे हो भाई, ऊपर से शादी का वजन, नीचे से बहुओं का वजन। भगवान हमारी रक्षा करे। अरे मेरी प्यारी बेटियों, तुम दोनों जा रही हो, फिर मेरा घर सूना हो जाएगा। आप ऐसा क्यों बोल रही हो बहन जी, आज से इनकी दो दो माई हो गई, एक आप और एक मैं। माँ जी आप हमें ऐसे मत रोको, हमें भी तो ससुराल जाना है। सासू माँ बिल्कुल सही कह रही है, और वैसे भी हमारे ससुराल यहाँ से ज्यादा दूर थोड़ी है। कभी फुदक कर ससुराल में तो कभी फुदक कर मायके में। माँ जी मैं ज्यादा दूर नहीं जा रही, बस थोड़ा वजन कम करके वापस आ जाऊंगी। अरे संभाल के, ऊपर नहीं आ रही का तो ठीक है, पर नीचे अगर मैं गिर गई तो सीधा जमीन पर जाऊंगी। दोनों भाई डोरी लेकर किसी तरह चलने लगे। डोरी डगमग डगमग हिलने लगी। दोनों बहनें यानी देवरानी जेठानी घबराने लगी। दीदी आप ध्यान रखना भी डोरी पलट ना जाए। खैर दोनों भाई किसी तरह डोरी को लेकर आगे बढ़ने लगे। वो काफी दूर तक पहुंच गए। भाई दोनों बहनों का वजन तो बहुत ज्यादा है, अब रुकना नहीं है, जल्दी जल्दी चलो ताकि जल्दी से इसके ससुराल पहुंच जाए। बिल्कुल सही बोला छोटे। अरे भाई थोड़ा आराम से, नीचे मैं हूँ, कोई ऊपर निहारिका को दिख नहीं रहा होगा। तभी अचानक गांव में रास्ते में एक पुलिया पड़ गई। अब डोली को वो पुलिया पार करना बहुत खतरनाक हो सकता था। दोनों देवरानी जेठानी नदी में भी गिर सकती थी। अरे भाई ये पुलिया तो बहुत छोटी है, डोली कैसे गुजरेगी। ऊपर निहारिका बैठी है, वो तो किसी तरह फिर भी बच जाएगी। सोच राधिका दीदी का क्या होगा, अगर जरा भी डोरी हिली तो राधिका दीदी सीधा नदी में जा गिरेंगी। नहीं आप दोनों कैसी बातें कर रहे हो, हमें डर लग रहा है। इसी तरह दोनों भाई डोरी लेकर नदी के पुल पर चढ़ गए और आगे की ओर बढ़ने लगे। दीदी संभालो, डोरी गिर रही है, अगर मैं नीचे गिर गई तो पूरी गांव में तमाशा हो जाएगा। कोई मुझे बचाओ, नीचे बैठी हूं मैं। दीदी आप ठीक हो। हाँ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, डर तो लग रहा है पर तू ऊपर है तो कम से कम तुझे कोई चोट नहीं आएगी। पर मैं अगर जरा भी डोरी के बाहर निकली तो फिसल कर सीधा नदी में ही गिरूंगी। नैया संभाल कर ले चलो। अरे हम दोनों भाई तुम दोनों के साथ मजाक कर रहे थे, जब तुम्हारे दोनों भाइयों ने तुम दोनों की डोरी को थाम रखा है तो भला कैसे हम तुम्हें गिरा सकते हैं। इस नदी में कूद कर हम भले ही अपनी जान दे दें, लेकिन अपनी बहनों को कुछ नहीं होने देंगे। इतना भरोसा रखो अपने भाइयों पर। खैर किसी तरह दोनों भाइयों ने वो नदी पार करा दी और फाइनली ससुराल पहुंच गए। भैया डोली में बिताई होना कितना शानदार लगता है ना। और हम दोनों आज सबसे ज्यादा अपने भाइयों से खुश है, क्योंकि आप दोनों ने हमारी इच्छा पूरी कर दी। हाँ भाई, हम लोगों ने सोचा भी नहीं था कि आज के टाइम पर भी हमारी विदाई डोली से होगी, लेकिन आपने हमारी इच्छा पूरी कर ही दी।
कैसे पूरी ना करते बहन? अगर हम डोरी नहीं लाते तो तुम दोनों शादी ही नहीं करती और उस घर से निकलती भी नहीं। हम दोनों ने तो तुम्हें उस घर से भगाने के लिए डोरी की व्यवस्था की थी। भैया मुझे पता है कि आप दोनों मजाक कर रहे हो। दोनों भाई हंसी मजाक करके अपने गम को भुलाने की कोशिश तो कर रहे थे, लेकिन उनकी दोनों बहनों ने पहचान लिया कि दोनों भाई उनकी शादी होने पर दुखी हैं। जीवन में विदाई का पल हमेशा भावुक होता है, चाहे वो कितना भी मजेदार क्यों ना हो। आज देवरानी और जेठानी दोनों ने अपने सफर की शुरुआत की और इस सफर में हंसी और प्यार के साथ दोनों की शादी हो गई। अब निहारिका और राधिका अपने ससुराल में खुशी खुशी रहने लगी, क्योंकि उनके सास ससुर और दोनों के पति भी बहुत समझदार और सुलझे हुए थे। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।